Morning students. Today we are going to do one theoretical topic, that is financial statements analysis. We have done financial statements of companies. Now what are financial statements? Financial statements किन्हें कहा जाएगा? As you know, financial statements, there are two main financial statements. Number one, balance sheet. Number two, statement of profit and loss. बेटा, balance sheet का objective to show the financial position of business, and the objective of statement of profit and loss is to show the net profit or net losses of the business. So now we want to study how we analyze the financial statements. Financial statements को कैसे analyze करना है, and what are the main uses of that analysis of financial statements, what are the objectives, why the analysis is necessary, क्यों हमें analysis करना है, and what are the importance, क्या इसके फायदे हैं, what are the limitations. So we are in this topic, we are in the position to know that what are the answers of these questions. Beta, number one, types of financial statements analysis. Number one is external analysis. External analysis mean, beta, external mean outsiders. When outsiders, जो mean कि किसी business से outsiders हैं, business से बाहर के लोग हैं, for example investors are there, for example government is there, तो ये ऐसे लोग हैं, creditors हैं जिन्होंने business से रुपया लेना है, तो वो भी analyze कर सकते हैं financial statements को, बिकॉज कि जो आज के टाइम में जो कंपनीज हैं वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑनलाइन उनको डालना जरूरी है, उनको पब्लिश कर दिया जाता है, तो पब्लिश्ड अकाउंट्स जो हैं उनके बेस पर दे कैन मेक एनालिसिस ऑफ दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और ऑन दैट बेसिस वो अपने डिसीजन फिर वहाँ से निकाल सकते हैं. देन इंटरनल एनालिसिस इज देयर. इंटरनल एनालिसिस मीन व्हेन द ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल जो डाटा है, जो फैक्ट्स हैं, बिजनेस के जो इंटरनल जैसे ओनर्स हैं, मैनेजर्स हैं, तो बेटा वो भी एनालाइज कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव ऑल टाइप्स ऑफ डाटा इज देयर, तो सभी डाटा उनके पास मौजूद हैं, एंड दे वांट टू टेक सम इम्पोर्टेंट डिसीजंस उनको लेने हैं, तो वो इस टाइप का एनालिसिस करने के बाद देन इट इज़ बेनिफिशियल फॉर देम कि वो उससे बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन निकाल पाएंगे. And next one is horizontal analysis. Beta, horizontal mean when the accounting जो information है of more than 2 or more than 2 years placed side by side, जब उनको एक जगह पे रख दिया जाए, दो डाटा को एक जगह पे रख दिया जाए to make comparison, तो then वो comparison आपके लिए बड़ा beneficial हो जाएगा, and इसको हम dynamic analysis के नाम से भी जानते हैं. यहाँ पे एक टॉपिक हमारा है जहाँ पे कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स बनाएंगे, कंपैरेटिव बैलेंस शीट एंड कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, तो वो हमारा हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है, जिसमें कि हम दो फिगर्स को कंपेयर करेंगे, एंड देन वी आर इन द पोजीशन कि हम उनको इंक्रीज और डिक्रीज उनके कैलकुलेट कर लेंगे, एंड इन द परसेंटेज फॉर्म आल्सो कि वो इंक्रीज और डिक्रीज कितने परसेंट इंक्रीज है एंड व्हाट परसेंट डिक्रीज. बेटा नेक्स्ट वर्टिकल एनालिसिस इज देयर, जो कि हॉरिजॉन्टल का एक अपोजिट रूप है. वर्टिकल में बेटा हम जनरली जो है ना ओनली 1 ईयर के डाटा को कंपेयर कर सकते हैं, ओनली 1 ईयर के डाटा को एनालाइज कर सकते हैं, यानी कि 1 ईयर का जो डाटा है, फॉर एग्जांपल कि 1 ईयर की बैलेंस शीट हमारे पास है, तो उस बैलेंस शीट के जो टोटल है, इट इज़ आवर फोर्थ टॉपिक, जहाँ पे हम वो बनाएंगे अपना. फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल रहेगा हमारे पास कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स यानी कॉमन साइज बैलेंस शीट एंड कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. इन द वर्टिकल एनालिसिस 1 ईयर का डाटा आपको ले लेना, एंड सपोज करें कि जो बैलेंस शीट, जब हम बैलेंस शीट को यदि हम कंपेयर करना चाहें, बैलेंस शीट को एनालाइज करना चाहें, तो 1 ईयर की जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट का टोटल ले लीजिए आप, टोटल ऑफ एसेट्स और टोटल ऑफ लायबिलिटीज, तो उसके टोटल को हमने 100 एज्यूम कर लेना है, टोटल ऑफ एसेट्स और टोटल ऑफ लायबिलिटीज, बिकॉज वो हमेशा इक्वल होगा,
उसके टोटल को हम 100 एज्यूम कर लेंगे एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट 100 जो हमारी अदर फिगर्स हैं ऑफ द बैलेंस शीट उनको हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे इन रिस्पेक्ट टू द टोटल ऑफ दैट बैलेंस शीट। तो वो हमारा वर्टिकल एनालिसिस एंड इट इज आल्सो कॉल्ड स्टैटिक एनालिसिस। बेटा लेकिन जो डायनेमिक है दैट इज मोर बेनिफिशियल देन स्टैटिक देन वर्टिकल, क्योंकि यहाँ पे हम 2 ईयर्स को कंपेयर कर पा रहे हैं और यहाँ पे हम ओनली 1 ईयर को ही हमने एनालाइज करना है। तो सो देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन द टू। दीज आर द टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। नेक्स्ट वन इज देयर ऑब्जेक्टिव्स। व्हाई द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज नेसेसरी फॉर ए बिजनेस और फॉर द जो उसके मीन अंदर के जो लोग हैं, व्हाई दे वांट टू द एनालिसिस ऑफ दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो नंबर 1 टू मेजर द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ और प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस। तो बेटा हर बिजनेसमैन जो है, हर जो ओनर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, तो वो ये चाहते हैं कि उसको बिजनेस की जो अर्निंग कैपेसिटी है, कितना कमाने की क्षमता है या उसकी प्रॉफिटेबिलिटी है, जैसे हम रेशो से पता लगाते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, तो वो ये जानना चाहते हैं। एंड दिस जो नीड है, दिस नीड इज मीट्स नॉट ओनली बाय एनालाइजिंग दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इट मीन जो इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी और प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करना कि बिजनेस आपका कैपेबल है कि नहीं, जितना एक्सपेक्टेड है उतना वो अर्न कर पाएगा या नहीं। इट इज़ द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। सेकंड वन इज टू मेजर द सोल्वेंसी। बेटा सोल्वेंसी मीन सोल्वेंसी होता है टू पे बैक द अमाउंट्स दैट इट हैज़ टेकन एज लोन। जो उसने लोन लिए हैं, सम टाइम वो शॉर्ट टर्म लोन हो सकते हैं, सम टाइम वो लॉन्ग टर्म लोन हो सकते हैं, तो उन लोन्स को वो बिजनेस एक निश्चित टाइम के अंदर, एक फिक्स टाइम के अंदर उनको लौटा पाएगा या नहीं। तो बिजनेस के अंदर इतनी कैपेबिलिटीज है कि नहीं कि बिजनेस इज एबल टू पे द लायबिलिटीज ऑफ दैट बिजनेस आइदर लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म। तो ये भी हम उससे पता लगा पाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने देख लिया है या हम देख पाएंगे इन द रेशो टॉपिक, वहाँ पे करंट रेशो है हमारे पास, करंट रेशो। तो करंट रेशो और करंट लायबिलिटीज को मैच करके इट मीन्स करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज, तो उससे हम करंट रेशो निकाल पाते हैं एंड दैट रेशो इज हेल्पफुल टू नो द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। एंड सेम यदि हमें लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन यदि हमें जाननी है तो वन रेशो इज देयर दैट इज डेट इक्विटी रेशो। इस रेशो से हमें पता लगता है क्योंकि यहाँ पे हम लेते हैं डेट बाय इक्विटी। बेटा इस रेशो से हमें पता लगा पाएंगे कि फर्म की जो अपनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है, तो फर्म या वो बिजनेस उस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को पे करने में सक्षम है या नहीं है, तो वो हम जान पाएंगे। सो दिस एनालिसिस इज इम्पोर्टेंट। देन टू मेजर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। इससे हम ये पता लगाते हैं कि आपका जो बिजनेस है वो फाइनेंशियली कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है। और क्योंकि बिजनेस में बेटा हमें हमेशा बहुत सारा रुपया चाहिए, आपको सम टाइम रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स करनी है, नई मशीनें आपको लगानी है, तो वो रुपया जितना हमें रिक्वायर्ड है, जितना चाहिए बिजनेस से हम उतना रुपया निकाल पाएंगे या नहीं, या फिर देयर इज ए नीड ऑफ सम टाइम टेकिंग लोन्स फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो बिजनेस के पास इतनी रेपुटेशन है या नहीं, बिजनेस कितनी क्रेडिट वर्दीनेस है कि नहीं कि बिजनेस को वो रुपया एज ए लोन बाहर से कहीं से अरेंज हो पाएगा। तो ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट वन टू मेक कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी बेटा एक बिजनेस को आप कंपेयर कर सकते हैं विद सम अदर बिजनेस। उससे हम पता लगा पाएंगे कि आप जो है ना इन द पॉजिटिव डायरेक्शन आप रन कर रहे हैं या इन द नेगेटिव डायरेक्शन आप जा रहे हैं, या फिर सम टाइम हम अपने बिजनेस को ही कंपेयर कर सकते हैं विद द प्रीवियस ईयर जो हमारे रिजल्ट्स हैं। तो देन हम अपने बिजनेस को मतलब एक स्टैंड पोजीशन पे देख सकते हैं कि हमारा बिजनेस एक ठीक पोजीशन पे है या फिर इन कंपैरिजन टू अदर्स इट इज़ नॉट। देन टू मेजर द कैपेबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स। अब बेटा देखिए बिजनेस ने जो लोन्स लिए हैं सम टाइम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, या फिर बिजनेस के पास जो शेयर कैपिटल है, लोन्स है, शेयर कैपिटल है, लोन्स के ऊपर आपको इंटरेस्ट पेड करना है एंड ऑन द कैपिटल देयर इज ए नीड टू पे डिविडेंड, वो डिविडेंड पेड करना है। तो बेटा ये मीन अंडरस्टूड है कि फॉर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड देयर इज ए नीड ऑफ कैश। आपकी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी होनी चाहिए,
हमारी कैश फ्लो पोजीशन साउंड होनी चाहिए और आपके पास इतना मतलब एक अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस होना ही चाहिए सो दैट कि बिजनेस कैन पे इट्स इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स। तो ये भी हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे एंड इसका एक ऑब्जेक्टिव है ये कि बिजनेस इज कैपेबल टू पे दीज पेमेंट्स और नॉट एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। बेटा क्योंकि बिकॉज ये रेगुलरली पेमेंट्स हैं जो कि बिजनेस को करनी है। नेक्स्ट 6th पॉइंट यहाँ पे है टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड ऑफ बिजनेस। ट्रेंड भी इट इज़ इन इंक्रीजिंग और इन द डिक्रीजिंग वे कि बिजनेस आपका जो प्रॉफिट्स हैं जैसे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो वी कैन नो दिस व्हेन वी कंपेयर आवर बिजनेस विद सम अदर फर्म्स और विद द प्रीवियस ईयर जो हमारे रिजल्ट्स हैं। तो बिजनेस के ट्रेंड भी पता लगाने में हमारे लिए हेल्पफुल होता है यदि हम इसको एनालाइज करते हैं दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बेटा क्योंकि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ना जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में देखा है कि बैलेंस शीट इज देयर एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज देयर। तो नो डाउट वो अपना ऑब्जेक्टिव ठीक से पूरा करते हैं। बैलेंस शीट हमें उसके जो फाइनेंशियल पोजीशन बताती है कि व्हाट आर द एसेट्स व्हाट आर द लायबिलिटीज एंड जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है इट टेल्स अबाउट द नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉसेज ऑफ द बिजनेस। लेकिन बेटा उनसे कुछ बहुत ज़्यादा डीप जो है ना हम पॉइंट्स कुछ निकाल पाएंगे, डीप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं व्हेन वी एनालाइज दीज स्टेटमेंट्स। तो इनको एनालाइज करने के कुछ टूल्स हैं जो कि नेक्स्ट टॉपिक में हमारे पास आएंगे। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे देखा डायनेमिक में देखा कि यहाँ पे कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स है वो भी एक टूल है। हमने स्टैटिक या वर्टिकल में देखना है हमने कि जहाँ पे कॉमन साइज स्टेटमेंट्स है वो भी एक टूल्स है। एक टॉपिक आपके पास नेक्स्ट आएगा रेशियो एनालिसिस, वो भी हमारा एक टूल्स है। एंड लास्ट टॉपिक इज देयर कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो भी एक टूल है। ठीक है, एक फंड फ्लो स्टेटमेंट है जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो वो भी वन ऑफ द टूल्स है। तो बेटा दीज आर द टूल्स बाय विच वी एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ईच एंड एवरी टाइप ऑफ बिजनेस। उनका हम पता लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे हैं कि बिजनेस के ट्रेंड भी आप जान सकते हैं व्हेन वी एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जब उनको एनालाइज करेंगे, एनालाइज भी जब उनको डीप स्टडी करेंगे तो हमें ऐसी इंफॉर्मेशन वहाँ से कलेक्ट कर पाएंगे जो अदरवाइज हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट से नहीं मिलती है। क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट है वो हमें ओनली बस उनका रिजल्ट शो करते हैं। उनको एनालाइज करने से ही हम कुछ इंटरनल इंफॉर्मेशन उनसे कलेक्ट कर पाते हैं जो हमारी हिडन कुछ एक वहाँ पे इंफॉर्मेशन है वो हमें मिल पाती है। सो इसलिए एनालिसिस इन स्टेटमेंट्स को करना बेहद इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। देन टू जज द एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। देखिए जो मैनेजमेंट का बेटा मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लक्ष्यों को ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना। फॉर एग्जांपल प्रॉफिट अर्निंग है, उसका एक टारगेट है कितना प्रॉफिट अर्न करना है, तो उस मैनेजमेंट का एक टारगेट है। तो आपका मैनेजमेंट एफिशिएंट है या नहीं, तो बेटा उसकी एफिशिएंसी हम जज कर सकते हैं ओनली व्हेन वी एनालाइज दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो हम वहाँ से पता लगा पाएंगे कि मैनेजमेंट ने वो सभी टारगेट अचीव कर लिए हैं या नहीं। तो देन इफ इट इज सो, यदि उसने वो टारगेट्स अचीव कर लिए, एवरीथिंग इज ओके, ईच वन इज सेटिस्फाइड, ओनर इज सेटिस्फाइड, एम्प्लॉइज सेटिस्फाइड है, तो हर जो उसमें स्टेक होल्डर्स है सभी सेटिस्फाइड है, इट मीन्स योर मैनेजमेंट इज एफिशिएंट। बेटा इट मीन्स उस मैनेजमेंट की एफिशिएंसी हमें कहाँ से मालूम पड़ती है, व्हेन वी एनालाइज दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फिर आप आगे हैं टू प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट। बेटा मैनेजमेंट को हमेशा कुछ डिसीजन लेने होते हैं, टाइम टू टाइम देयर इज ए नीड टू टेक इम्पोर्टेंट डिसीजंस। दो बिजनेस को रन करने में, बिजनेस को एक सही ट्रैक पे चलाने के लिए जो जरूरी है, तो बेटा वो मैनेजमेंट को वो डिसीजन लेने के लिए उसको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, कुछ इंफॉर्मेशन यूजफुल इंफॉर्मेशन है, और वो सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन इज टू बी प्रोवाइडेड बाय दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और वो बेटा ऐसा नहीं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही हमें वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं, बट वो इन्फॉर्मेशन हमें तभी कलेक्ट हो पाएंगी व्हेन वी एनालाइज दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो जो टूल्स अभी हमने देख लिए हैं वो सारे टूल्स हैं जिनके बेस पे उनको एनालाइज करते हैं, तो वो यूजफुल इंफॉर्मेशन हमें तभी मिलेंगी व्हेन वी एनालाइज दीज स्टेटमेंट्स। और ऑन दैट इंफॉर्मेशन ही मैनेजमेंट को या मैनेजर्स को अपने वो डिसीजन उसको लेने हैं जो कि उस बिजनेस को आगे बढ़ाने में, उस बिजनेस को कम्पिटिटिव, उनकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने में उसके लिए बड़े
लाभकारी होंगे, बड़े उसके लिए बेनिफिशियल होंगे। बेटा दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर यूजेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। क्या यूज, कैसे यूज करेंगे इनको? नंबर 1 फॉर टेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब बेटा देखिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी बिजनेस को इन्वेस्ट करना है। एक बिजनेस है, कोई इंडस्ट्री है, उसको बिजनेस में रुपया लगाना है। समटाइम देयर इज ए नीड टू स्टार्ट सम प्रोजेक्ट, कोई प्रोजेक्ट शुरू करना है, नई नई एसेट्स परचेज करनी है, मशीनरीज परचेज करनी है, तो बेटा वो डिसीजन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वहाँ पे बड़ी एक कैपिटल, हमें एक लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्ट करनी है, और वो डिसीजन एक बार जब ले लिए जाएंगे तो वो डिसीजंस फिर हमारे वापस नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो रुपया बेटा वापस नहीं निकाल पाएंगे उन एसेट्स में से। इसलिए वो डिसीजन बड़े इंपॉर्टेंट है और वो बिजनेस को लॉन्ग टर्म तक अफेक्ट करते हैं। यदि वो डिसीजन अच्छे ले लिए जाएँ तो बिजनेस के लिए बेनिफिशियल होंगे, बिजनेस के लिए वो लाभ प्रदान करेंगे। एंड यदि वो डिसीजन गलत ले लिए जाए सम टाइम, तो बिजनेस के लिए बड़ा वो नुकसान, बिजनेस के लिए मतलब लॉस बिजनेस को बियर करना पड़ सकता है। इसलिए फॉर टेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन, तो बिजनेस को किन एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, किन में नहीं करना चाहिए, दिस डिसीजन इज टेकन ओवर बाय द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बिजनेस को मतलब गाइड करते हैं ये एनालिसिस कि बिजनेस को इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैसे लेना है और कैसे नहीं लेना है। तो इसलिए ये डिसीजन डिपेंड करता है ऑन दिस एनालिसिस। नेक्स्ट फॉर टेकिंग क्रेडिट डिसीजन। देखिए बिजनेस को क्रेडिट भी अपने कस्टमर्स को सेल करना है, क्रेडिट भी उसको अलाउड करना है। तो बेटा किस कस्टमर को आपको क्रेडिट देना चाहिए, किन कस्टमर्स को क्रेडिट अलाउड नहीं करना चाहिए, ये इंफॉर्मेशन भी हम कलेक्ट कर पाएंगे बाय दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इसलिए क्रेडिट डिसीजन को लेने में भी हमारी हेल्प करते हैं ये एनालिसिस, क्योंकि बेटा ये एनालिसिस हमें ये बताते हैं कि हमारे कौन से कस्टमर्स अच्छे हैं, कौन से कस्टमर्स हमारे अच्छे नहीं हैं। तो कोई भी बिजनेस केवल उन्हीं कस्टमर्स को क्रेडिट अलाउड करता है जो बिजनेस, जिस बिजनेस के या बिजनेस के जो मतलब डेटर्स हैं, जिनसे रुपया लेना है वो अच्छे हैं, साउंड फाइनेंशियल पोजीशन वाले हैं। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट 1 2 फॉर टेकिंग डिविडेंड डिसीजन। देखिए डिविडेंड डिसीजन क्या है बेटा? डिविडेंड डिसीजन ये है हमारा कि जो बिजनेस प्रॉफिट अर्न्ड बाय द बिजनेस, उन प्रॉफिट को फिर हम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है टू द शेयर होल्डर्स। यानी कि टोटल प्रॉफिट्स को वी डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। प्रॉफिट का एक पार्ट तो हम डिविडेंड के तौर पे शेयर होल्डर्स को मतलब डिवाइड कर देते हैं, एंड द सेकंड पार्ट ऑफ दैट प्रॉफिट वो बिजनेस में रिटेन कर लिया जाता है, यानी बिजनेस में वो रख लिया जाएगा एज रिटेन अर्निंग। तो बस हमें देखना ये है कि आपको कितना परसेंट या कितना पार्ट डिविडेंड हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है टू द शेयर होल्डर्स, एंड कितना परसेंट ऑफ प्रॉफिट हमें बिजनेस के पास रिटेन करना चाहिए। तो ये इंडिविजुअल डिपेंड करता है, हर बिजनेस की मतलब उसकी जो पर्सनल जो उसकी वो है मतलब ज़रूरतें हैं, पर्सनल नीड्स हैं, कि वो बहुत सारे आगे ये हमें करने हैं, इनके डिटेल्स में करना है कि डिविडेंड डिसीजन को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल बेटा यदि आप कोई बिजनेस ज़्यादा डिविडेंड देना चाह रहा है तो उसके पास कैश फ्लो पोजीशन उसकी अच्छी होनी चाहिए। वैसे कुछ एक फैक्टर्स हैं उसको इफेक्ट करेंगे, तो डिविडेंड डिसीजन लेने में भी हमारी ये हेल्प यहाँ से होगी व्हेन वी एनालाइज दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फॉर एस्टिमेटिंग ट्रेंड ऑफ द बिजनेस, देखिए फॉर एस्टिमेटिंग ट्रेंड ऑफ द बिजनेस मीन बेटा ये पॉइंट कई बार रिपीट हो चुका है, यानी कि बिजनेस के जो हमारा ट्रेंड है वो व्हेन वी कंपेयर द रिजल्ट्स ऑफ करंट ईयर विद सम प्रीवियस ईयर्स, तो बेटा हमें पता लगा सकते हैं कि हमारे प्रॉफिट्स को करीब हर साल 10% की रेट से इंक्रीज होते जा रहे हैं, या फिर वो कितनी परसेंट से डिक्रीज होते जा रहे हैं, या सम टाइम देयर इज फ्लक्चुएशन, कभी इंक्रीज है कभी डिक्रीज है। तो वो सारी जानकारियाँ भी हमें पता लग जाएंगी, और उनको हम फिर कहीं ना कहीं जहाँ पे हमारी वीक पॉइंट्स हैं, जहाँ पे हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, उनको हम देख करके और वी कैन टेक सम इम्पोर्टेंट डिसीजंस जो कि बिजनेस के लिए लाभकारी होंगे। एंड इसका एक लास्ट पॉइंट है फॉर टेकिंग वेरियस मैनेजरियल डिसीजंस। ये बेटा मैनेजरियल डिसीजंस जो है मैनेजमेंट को लेने होते हैं, मैनेजर्स को लेने हैं, तो वो मैनेजरियल डिसीजंस जो बिजनेस के लिए मतलब आपको मालूम पड़ जाएंगे कि वो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, वीक पॉइंट्स हैं,
तो आप वीक पॉइंट्स को ठीक कर पाएंगे एंड स्ट्रॉन्ग को हम और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं इन द फेवर ऑफ बिजनेस। तो वो सारे डिसीजंस मेकिंग में आपकी हेल्प करेंगे व्हेन वी एनालाइज द स्टेटमेंट्स ऑफ these financial statements. These are the uses, and next one question is their importance. Importance mean what is the benefit, what is the significance of these analysis. Number one, significance for management. बेटा मैनेजमेंट मीन जो आपकी मैनेजमेंट मैनेजर्स हैं, जो आपके डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, बेटा उनको बहुत टाइम टू टाइम बहुत सारे डिसीजन मेकिंग करनी है। बिजनेस की उनको लिक्विडिटी पोजीशन जाननी है, बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को पता लगाना है, बिजनेस की साउंडनेस फाइनेंशियल कितना साउंड है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन बिजनेस को मिल पाएंगी विद दिस एनालिसिस। इट मीन्स जब वो एनालिसिस करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज किया जाएगा, तो उनको बहुत सारे इंटरनल इंफॉर्मेशन वहाँ से मिलेंगी एंड ऑन दैट बेसिस मैनेजमेंट कैन टेक द डिसीजंस, जिसपे कि बिजनेस को आपको फ्यूचर में रन करना है, बहुत सारा कंपटीशन है उसको फेस करना है एंड बिजनेस के जो टारगेट्स हैं उनको अचीव भी करना है। नेक्स्ट वन फॉर क्रेडिटर्स। बेटा जो क्रेडिटर्स वो लोग हैं जिनको हमें रुपया देना है, जिनसे हमने उधार लिया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने जिनसे लोन्स लिए, जिनसे आपने कोई परचेजेस किए होंगे, कोई मशीनरीज को परचेज किया होगा, तो दोज आर द क्रेडिटर्स। शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स हो सकते हैं। बेटा दे आल्सो वांट टू नो द फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द बिजनेस। जिस बिजनेस को उन्होंने उधार दिया उस बिजनेस की साउंडनेस को देखना चाहेंगे वो, सो दैट को कि वो कंफर्म कर सकें कि बिजनेस इज एबल टू पे देयर जो डेट है उनको पे करने में बिजनेस सक्षम है या नहीं, बिजनेस मतलब कर पाएगा या नहीं। इसलिए जो क्रेडिटर्स हैं कैसे पता लगाएंगे कि किस बिजनेस से उनको रुपया मिलेगा जो लोन लेना है या किससे नहीं मिलेगा। बेटा वो भी उस बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करेंगे एंड वो कंफर्म कर लेंगे अपने आप को कि उनका रुपया सुरक्षित है या नहीं, सेफ है या नहीं। तो इट मीन्स ये उनके लिए बेनिफिशियल है दिस टाइप ऑफ एनालिसिस। देन एम्प्लॉयज़, किसी भी बिजनेस के जो एम्प्लॉयज़ हैं बेटा वो जानना चाहते हैं कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, बिजनेस के जो मतलब बहुत जारी उसकी प्रोग्रेस कैसी है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, सो दैट कि वो भी कुछ उम्मीद लगा सकेंगे कि बिजनेस उनको मतलब उनकी सैलरीज वेजेस को इंक्रीज कर पाएगा कि नहीं, ईयर टू ईयर उनको कोई बोनस फैसिलिटी प्रोवाइड हो पाएगी, बिजनेस उनको कुछ और मॉनेटरी बेनिफिट्स दे पाएंगे या नहीं। वो सारी जानकारियाँ भी एम्प्लॉयज़ को मिलेंगी व्हेन दे एनालाइज दीज स्टेटमेंट्स। इसलिए हर किसी को बेटा उनको एनालाइज करना का पता होना चाहिए कि हाउ टू एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। गवर्नमेंट देखिए गवर्नमेंट के लिए भी बेनिफिशियल है, गवर्नमेंट भी बेटा इनसे एनालाइज करती है। गवर्नमेंट भी डिफरेंट जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, उनके अकाउंट्स को एनालाइज करती है, सो दैट कि गवर्नमेंट को भी पता लगेगा कि कौन सा बिजनेस ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किए जा रहे हैं, विच बिजनेस इज अर्निंग मोर प्रॉफिट एंड विच बिजनेस इज नॉट गुड प्रॉफिट्स, ठीक है बेटा। सो दैट कि अभी आप देख रहे हैं कि जीएसटी नया हमारा वो एक टैक्स है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सो दैट बेटा जहाँ पे गवर्नमेंट को लगता है कि इन टाइप के जो बिजनेस हैं इनमें ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग वो है, मतलब प्रॉफिट ज़्यादा अर्न कर पा रहे हैं, उन पे जीएसटी के रेट को बढ़ा दिया जाता है। एज यू नो जीएसटी की बहुत सारी स्लैब्स हैं जहाँ पे जो बिजनेस ज़्यादा प्रॉफिट है उन पे ज़्यादा रेट से जीएसटी गवर्नमेंट कलेक्ट करती है और अदरवाइज कम रेट से जीएसटी लगाया जाता है। तो गवर्नमेंट के लिए भी बेनिफिशियल है। यदि गवर्नमेंट उन बिजनेस को एनालाइज ही नहीं करेगी उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, तो गवर्नमेंट पता ही नहीं लगा पाएगी कि किस बिजनेस पे कितना जीएसटी लगाना है या किस पे आपको ज़्यादा लगाना है, किस पे आपको कम लगाना है। देन फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बेटा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इज दोज इंस्टीट्यूशंस विच प्रोवाइड लोन्स टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, जो बिजनेस को लोन्स प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ स्पेशल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे आईडीबीआई बैंक से आपके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, आईएफसीआई है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, आईसीआईसीआई है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। बेटा ये कुछ ऐसे स्पेशल इंस्टीट्यूशंस हैं जो इंडस्ट्रीज को लोन प्रोवाइड करते हैं, इंडस्ट्रीज को ऋण देते हैं, इंडस्ट्रीज को उधार देते हैं। तो आप ये पक्का जान लीजिए कि वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी बिफोर गिविंग लोन्स देने से पहले
उन बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करती हैं, उनको डीप स्टडी करती हैं, सो दैट कि वो ये पता लगा सकें कि किस बिजनेस को लोन देना ठीक रहेगा, किन बिजनेस को लोन देना ठीक नहीं रहेगा। तो वो उन्हीं बिजनेस को लोन देंगे जिन बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी होगी, जिन बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी अच्छी होगी, और जो बिजनेस इतने कैपेबल होंगे कि उनके इंटरेस्ट एंड जो अमाउंट है उसको एक फिक्स टाइम के अंदर पेड कर पाएंगे, क्योंकि इंटरेस्ट तो वैसे भी रेगुलरली ईयर टू ईयर पेड करना है, इसलिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए भी ये बेनिफिशियल है इनको एनालाइज करना। नेक्स्ट फॉर टैक्सेशन अथॉरिटीज़ हैं। टैक्सेशन अथॉरिटीज़ मीन जो हमारी ये हैं अपना टैक्स वो करते हैं, जीएसटी लगाने वाले इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, या फिर इनकम टैक्स लगाया जाता है। तो बेटा ये भी जो टैक्सेशन अथॉरिटीज़ हैं ये भी ध्यान रखते हैं कि जो उनको स्लैब्स बनानी है, टैक्सेशन की स्लैब्स बनानी है, तो वो आफ्टर एनालाइजिंग दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ डिफरेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वो उनको मतलब उनसे बेनिफिट लेते हैं, एंड वो एक अपनी पॉलिसी बनाएंगे कि हाउ टू कैलकुलेट द टैक्सेस ऑन दीज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। फिर हम आते हैं फॉर रिसर्चर्स हैं। रिसर्चर्स भी जो स्टूडेंट्स हैं जो हायर स्टडीज़ करते हैं, समटाइम पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं, तो बेटा उनको स्टडीज़ करनी है बिजनेस। कई लोग तो जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे स्टडी करते हैं, वो करते हैं कि विच बिजनेस यूनिट्स अर्निंग इतनी % से ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, और इतनी % से कौन बिजनेस कम प्रॉफिट अर्न किया जा रहा है, ठीक है, कौन सी इंडस्ट्री आज के टाइम में अच्छा है, अच्छी चल रही होगी, और इस टाइप से उनको रिसर्च करनी है। उनको बहुत सारे अपनी कुछ एक वही नई नई कुछ खोजें करनी है। तो फॉर दैट रिसर्चर्स द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज इम्पोर्टेंट। फिर हम आते हैं फॉर इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स वो लोग हैं जिनको बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, जिनको डिफरेंट कंपनीज के शेयर्स को परचेज करना है। तो बेटा कोई भी इन्वेस्टर्स अपनी जो इन्वेस्टमेंट है किसी भी ऐसे बिजनेस में लगाना चाहेगा जिसकी जो है ना अर्निंग कैपेसिटी अच्छी है, जो बिजनेस अच्छा डिविडेंड उनको पेड कर पाए, जिस बिजनेस की जो शेयर प्राइस है वो मतलब ज़्यादा ऊपर उठने की उम्मीद हो, जिनकी प्राइस बढ़ने की उम्मीद हो, या जहाँ से अर्निंग पर शेयर एक रेशियो हमारा IPS अर्निंग पर शेयर वो आपको ज़्यादा मिलने की उम्मीद है। तो वो सारी चीज़ें वो इन्वेस्टर्स जान पाएंगे व्हेन दे एनालाइज दीज स्टेटमेंट्स। फिर फॉर स्टॉक एक्सचेंज। बेटा स्टॉक एक्सचेंज भी हमारी जो मतलब एक शेयर मार्केट है उसको हैंडल करता है, उसको रन करता है। तो स्टॉक एक्सचेंज के लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज इनकी प्राइसेस को फिक्स करने में एक अहम उसका रोल रहता है, एंड हाउ टू रन द सेकेंडरी मार्केट। तो वो सारा इंफॉर्मेशन उसको चाहिए, डिफरेंट कंपनीज के शेयर प्राइस उसको मतलब वो करने हैं, डिसाइड करने हैं, अप डाउन उनको कैसे होंगे वो। तो उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा द एनालिसिस ऑफ दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एंड एक लास्ट पॉइंट हमारा फॉर अदर पार्टीज। कुछ अदर पार्टी जो स्टूडेंट्स हैं वो इनसे बेनिफिट उठा सकते हैं, ठीक है। फॉर ट्रेड एसोसिएशंस हैं, हमारे ट्रेड यूनियंस हैं जो कि लेबर यूनियंस हैं, जो लेबर के मतलब उनको इंटरेस्ट को ध्यान में रखती हैं कि लेबर का कहीं एक्सप्लॉयटेशन ना किया जाए, तो वो भी फिर उनको मतलब उसको बारगेनिंग करनी है। तो वो सारी चीज़ें अभी उनसे कैलकुलेट कर पाएंगे आफ्टर एनालाइजिंग दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और वन लास्ट क्वेश्चन इज देयर, लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी इसकी कुछ कमियां भी हैं तो उनको भी हमें ध्यान रखना चाहिए। वी एनालाइज दीज स्टेटमेंट्स, तो उन लिमिटेशंस को आप ध्यान रखेंगे तो इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर दीज जो हमारी पार्टीज हैं। नंबर 1 लिमिटेशन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब बेटा ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ओनली नॉट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, यानी कि जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो बेटा उनकी भी लिमिटेशंस है। सम टाइम वो भी फुल्ली हमें बहुत एग्जैक्ट प्रॉफिट शो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी आपने देखा होगा इन द +1 सम प्रिंसिपल्स आर देयर कि हम बैलेंस शीट में जो हमारी एसेट्स हैं उनको ओनली बुक वैल्यू में शो करते हैं, नोट एट द मार्केट वैल्यू। उससे हमारा जो प्रॉफिट्स हैं, जो हमारे जो रिजल्ट्स हैं बिल्कुल एक्यूरेट नहीं मतलब वहाँ से शो किए जाते हैं। इसलिए यदि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज़ नॉट ओके, यदि उनके अंदर ही लिमिटेशंस हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज़ नॉट कंप्लीटेड, देन हाउ वी कैन मेक एनालिसिस ऑफ दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज़ गुड। यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपकी अच्छी नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के लिए बेटा ये एक टाइप का रॉ मटेरियल है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज द रॉ मटेरियल
फॉर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बेटा जब आपका रॉ मटेरियल ही अच्छा नहीं होगा तो हाउ वी कैन से कि आपका एनालिसिस अच्छा हो पाएगा। तो लिमिटेशन है इफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। कई बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ना बेटा विंडो ड्रेसिंग होता है, उसमें मतलब इमेजिनरी फिगर्स डाल दिए जाते हैं, उसकी जो एक्चुअल पोजीशन है उससे हट के कुछ डिफरेंट पोजीशन उसकी शो की जाती है, ठीक है। उसके लिए उसमें बहुत सारे चेंजेस कर दिए जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें मतलब जो दिखावा किया जाता है, और वो दिखावा भी जो बिजनेस है आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है इज नॉट शोइंग द एग्जैक्ट पिक्चर, उसमें बहुत सारी मैनिपुलेशन कर दी जाती है। इसलिए जब आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही मतलब एक एग्जैक्ट पिक्चर नहीं देंगी तो हाउ वी कैन मेक गुड एनालिसिस ऑफ दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देन डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। देखिए फॉर एग्जांपल की ना एक डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है ऑन द फिक्स्ड एसेट्स, तो बेटा इसके कुछ कई मेथड्स हैं। देयर आर टू मेथड जनरली, एक अब हमारा जो है ना फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है, सम टाइम एक हमारा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है। तो व्हेन द बिजनेस इज बीन अप्लाइंग डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, मतलब यदि आप एक ईयर फर्स्ट मेथड यूज कर रहे हैं डेप्रिसिएशन के लिए, सेकेंड ईयर आप कोई सेकेंड मेथड यूज कर रहे हैं, तो देन देयर इज नो एनी वे टू मेक गुड कंपैरिजन, अच्छा कंपैरिजन हो ही नहीं पाएगा। इसलिए मतलब ये भी एक इसकी प्रॉब्लम है कि यदि आप डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज यूज कर पा रहे हैं, यूज करते हैं, तो हमारा एनालिसिस नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। देन इफेक्ट ऑफ हमारा पर्सनल एबिलिटी एंड बायस ऑफ द एनालिस्ट। एनालिस्ट वो है जो एनालाइज कर रहा है उसको, जो वहाँ पे डीप स्टडीज की जा रही है। तो बेटा यदि वहाँ पे पर्सनल बायसनेस है या फिर वहाँ पे वो योग्य ही नहीं है, तो हमारा कंपैरिजन अच्छा नहीं हो पाएगा, ठीक है। सम टाइम फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ले सकते हैं, जैसे हम क्लोजिंग स्टॉक को बेटा वो करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को हमें बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में जो कम है उस पर एक्चुअल उसको हम क्या वो करते हैं, काउंट करते हैं। लेकिन यदि एक एनालिस्ट बुक वैल्यू पे उसको काउंट कर रहा है, सेकेंड वन इज टेकिंग द मार्केट वैल्यू, तो हमारा अच्छा एनालाइज नहीं हो पाएगा, अच्छा कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। सेम एक रेशो है हमारे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, उस पर हम लेते हैं द फार्मूला इज देयर नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। तो वन एनालिस्ट इज टेकिंग नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड सेकेंड वन इज टेकिंग नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो इट इज़ नॉट गुड, इसलिए वो बायस्डनेस है यहाँ पे, एंड इट इज़ नॉट गुड एंड इट इज़ ए लिमिटेशन ऑफ दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फिर हमारा एक पॉइंट है डिफिकल्टी इन फोरकास्टिंग। अब बेटा देखिए जो हम रिजल्ट बिजनेस के शो करते हैं बाय द यूज ऑफ दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फिर इनको एनालाइज भी करते हैं, तो आपको मालूम है कि वो सारे रिजल्ट्स हमारे ऑन द बेस टू पास्ट रिकॉर्ड के आधार पे निकालते हैं। यानी यदि हमें करंट ईयर के प्रॉफिट शो करने हैं तो हमारे पूरे जो हमारा पास्ट रिकॉर्ड ऑफ द 1 ईयर उसके बेस पे आप रिजल्ट निकालते हैं। एंड देयर इज ऑलवेज जो हमारा एनवायरनमेंट है वो डायनेमिक है, एवरी टाइम देयर इज चेंजेस इन ऑफ डिफरेंट टाइप्स के चेंजेस यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। तो बेटा यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट रिजल्ट वी कैन नॉट फोरकास्ट फॉर फ्यूचर। हम मतलब पास्ट रिजल्ट के बेस पे ये बिल्कुल भी नहीं बोल पाएंगे कि हमारे फ्यूचर में भी उतने ही प्रॉफिट होंगे जितने की लास्ट ईयर्स में आप अर्न किए जा रहे हैं। लैक ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस। कुछ एक क्वालिटेटिव एनालिसिस बेटा बिजनेस में ओनली हम उन ट्रांजैक्शंस को एंटर करते हैं जो कि यू कैन से कि जो कि क्वांटिटेटिव है, जिनको कि मनी मेजरेबल है, जिनको मनी में हम काउंट कर सकते हैं। एंड जो हमारे क्वालिटेटिव है जो मनी मेजरेबल नहीं है, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, तो उनको काउंट नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल क्या आपने देखो एक बिजनेस के अंदर बहुत अच्छे वो उनका रिलेशन है, मैनेजमेंट लेबर रिलेशन बहुत अच्छे हैं, तो ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए हमारी बैलेंस शीट्स में हमारे अकाउंट्स में कहीं भी उसको दिखाया नहीं जाता, तो ये इसकी लिमिटेशन है। और लेकिन वो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, नो डाउट बिजनेस के रिजल्ट उससे बेहतर होते हैं, तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन है। एंड लास्ट वन लिमिटेड यूज ऑफ सिंगल ईयर्स एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए जहाँ पे हम कंपैरिजन करते हैं तो देयर मस्ट बी 2 फर्म्स मस्ट बी देयर, 2 फर्म होनी चाहिए, या फिर हम करंट ईयर के प्रॉफिट को आप प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट से कंपेयर करते हैं,
और उससे भी प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को, बहुत सारे प्रीवियस ईयर को हम कंपेयर कर पाते हैं। लेकिन यदि वी हैव ओनली 1 ईयर्स रिजल्ट इज देयर, आपका बिजनेस खोज करें, यूर न्यू बिजनेस इज देयर, तो उसका तो कोई पास्ट रिजल्ट नहीं होंगे हमारे पास, प्रीवियस ईयर के रिजल्ट्स नहीं होंगे। इट मीन्स ओनली 1 ईयर जो हमारे पास अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट है, इट इज़ नॉट एबल कि हम उनको कंपेयर कर पाएंगे और उनसे बहुत अच्छे रिजल्ट निकाल पाएंगे, उनको एनालाइज कर पाएंगे। तो उसका लिमिटेड यूज़ है और उससे मतलब हम यूज़ तो कर पाएंगे बट नॉट सो मच। सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो बेटा ये पूरा टॉपिक आपको ये समझाने के लिए काफ़ी है कि हाउ वी एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट आर द यूजेस, व्हाट आर द इम्पोर्टेंसेस एंड व्हाट आर द लिमिटेशंस। इट मीन्स लिमिटेशंस ऐसा नहीं है कि ये बहुत मतलब अच्छी नहीं है, होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जहाँ पर भी किसी चीज़ के यूजेस हैं, सिग्निफिकेंसीज है, इम्पोर्टेंसीज है, तो लिमिटेशंस होने तो होंगे ही। बट ओनली नीड इज देयर कि वी शुड टेक केयर ऑफ दिस लिमिटेशंस, हमें ध्यान रखना चाहिए व्हेन वी यूज दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर एनालिसिस। ओके, थैंक यू।